गांडे विधानसभा में भी क्या जेएलकेएम अपने कैंडिडेट को उतार सकती है, ये भी देखना दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज होली है। आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। आशा है कि आप सभी अच्छे से होली मना रहे होंगे। और ये होली भी बेहद ख़ास है क्योंकि ठीक अब होली के बाद अब हर जगह एक तरीके से तमाम वो चुनावी गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। चुनावी बिगुल जो है बजने के बाद कई चीज़ें घटती हुई नज़र आएंगी। चूँकि होली है तो लोग अब होली का जश्न जो है पूरे देश में लोग मना रहे हैं। ऐसे में होली के ठीक एक दिन पहले यानी आज कल जो देर शाम तक जो चीज़ें निकल कर छन कर आईं, जिसमें आपने देखा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले 11 लोकसभा सीटों की उम्मीदवार की घोषणा पहले कर दी थी, लेकिन बाद में जो कल जो घोषणा हुई है जिन सीटों को लेकर वो आप बखूबी कई मीडिया के जरिए अब तक ये संदेश जो है एक तरीके से जो मैसेज है ये पहुंच गया होगा कि झारखंड के तकरीबन 3 ऐसे सीट हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि एक पहले से ही दुमका जो सीट है सीता सोरेन, जहां से अब चूंकि लोकसभा के चुनाव की कैंडिडेट होंगी, उम्मीदवार होंगी, वहां पहले सुनील सोरेन के नाम की घोषणा हुई थी। दूसरी जो सीट बहुत हॉट मानी जा रही थी धनबाद को लेकर के, और ढुल्लू महतो चूँकि उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में ढुल्लू महतो जो अभी बाघमारा से विधायक हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में भी वो एक तरीके से दावेदारी पेश कर रहे थे गिरिडीह लोकसभा को लेकर के। तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि ढुल्लू महतो जो है वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा जो है वो आजसू के कोटे में है। ऐसे में आजसू के जो कैंडिडेट होंगे वो अपना उम्मीदवार गिरिडीह लोकसभा से जो है उतारेंगे। चतरा से कालीचरण सिंह जी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में चतरा, दुमका और धनबाद की जो ये 3 सीटें हैं उसमें से भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के चेहरे को एक तरीके से सभी लोगों के सामने क्लियर कर दिया है कि भाई ये हमारे कैंडिडेट हैं। दिलचस्प बात ये रही कि सुनील सोरेन जो हैं वो दुमका से सिटिंग सांसद भी रह चुके हैं और उनके नाम की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन जब से सीता सोरेन ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो कई तरह के अटकलें लगाए गए। कहा यहाँ तक भी गया कि गांडे में चूंकि जो उपचुनाव होने हैं, ऐसे में हो सकता है कि सीता सोरेन का मुकाबला जो है वो कल्पना सोरेन से हो सकता है, ऐसा कई लोगों ने कहा। लेकिन विशेष जानकारों का ये कहना था कि हो सकता है जेल के अंदर से जो है वो हेमंत सोरेन दुमका से लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के अंदर खाने में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये बातें जो निकल कर आई कि अगर हेमंत सोरेन अगर दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं तो ऐसे में उनके सामने जो बड़ा मुकाबला है वो सीता सोरेन जो है लड़ सकती हैं। तो ऐसे में सीता सोरेन का जो नाम है वो दुमका लोकसभा सीट से अब फाइनल हो गया है, और ढुल्लू महतो भी जो हैं वो अब धनबाद सीट से लड़ेंगे। कालीचरण सिंह जी का भी नाम सामने आ गया है। तो ऐसे में भाजपा अब जो है एक तरीके से जितने भी उनके चेहरे हैं, अब 14 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो एक सिर्फ गिरिडीह लोकसभा ही जो ऐसा सीट है जो एक तरीके से बचता है। तो आप जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा सीट जो है वो आजसू के खेमे से है, आजसू के कोटे से है। तो ऐसे में अंदाजा चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर भी कुछ दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन चुनाव लड़ सकते हैं। लंबोदर महतो जो विधायक है उनका नाम भी सामने आया है आजसू को लेकर के कि आजसू उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन औपचारिक घोषणाएं एक तरीके से शेष रह गई हैं। गिरिडीह लोकसभा में भी अब चूंकि आजसू ही लड़ना है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ने अपने जो चेहरे हैं उनको एक तरीके से सामने सबके सामने एक तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि भाई ये हमारे कैंडिडेट हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोडरमा में भी जो चीज़ें चल रही हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि कोडरमा में एक नाम जो महागठबंधन के तौर पर विनोद सिंह का नाम सामने आया है लोकसभा सीट को लेकर के। ऐसे में भाजपा ने अपने चेहरे में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सिटिंग सांसद और केंद्रीय में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा। जेएलकेएम जो अभी नई पार्टी रजिस्टर्ड हुई है जेबीकेएस, जिसको बखूबी आप जानते हैं, तो ऐसे में उनके उस पार्टी से भी जो है जेएलकेएम पार्टी से भी मनोज यादव कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिडीह की बात करें तो टाइगर जयराम महतो हैं। और जब से आजसू जब तक अपने सीटों की घोषणा एक तरीके से कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर देती है तब तक हम लोग गिरिडीह लोकसभा को लेकर के कई चीज़ें जो रखनी है आप लोगों के बीच वो शायद कुछ दिनों में आप लोगों के बीच रखा जाएगा। क्योंकि आज होली का त्यौहार है तो कल ही ये जो खबर निकल कर आई जो 3 सीटों को लेकर के एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज कह रहे जो कि सीता सोरेन को लेकर के मीडिया हाउस में जो चीज़ें चल रही थी आप बखूबी देख रहे थे। ट्विटर
एक्स कह लीजिए, उस पर किस तरीके से टीका टिप्पणी जो है लगातार देखने को मिला। कई लोगों के कई तरह के संवाद और कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सीता सोरेन भी जो है वो भी सुर्खियों में रही, लेकिन अब जो है लोकसभा सीट उनका जो एक तरीके से है वो फाइनल हो गया है। दिलचस्प बात झारखंड में ये भी है कि सूबे के सबसे बड़े सियासत परिवार एक तरह से कह लीजिए कि कल्पना सोरेन का गांडे दौरा कुछ दिनों पहले, 2 दिन का गांडे विधानसभा का दौरा, कई चीज़ों को एक तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया गया कि हो सकता है कल्पना सोरेन जो है वो यहाँ से उम्मीदवार हों। हालांकि इसकी एक औपचारिक घोषणा कह लीजिए गांडे उपचुनाव को लेकर नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती है। तो कल्पना सोरेन के लिए जो सीट है वो कितना मुश्किल है भरा हो सकता है, इसका अंदाज़ा थोड़ा सा आप इससे लगा सकते हैं जब हम इस पर विश्लेषण करने के लिए विशेष करके गांडे उपचुनाव को लेकर के अगर आप लोगों के बीच ये बातें रखें तो आप थोड़ा समझ पाएंगे। 2019 के आंकड़ों की अगर हम बात करें कि डॉक्टर सरफराज अहमद, चूँकि उन्होंने इस्तीफा दिया था और तमाम जो चीज़ें चली, डॉक्टर सरफराज अहमद अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं, तो ऐसे में 2019 के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो कई जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होती दिखाई देती हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद को जो वोट मिले थे, कितने वोट के अंदर से उन्होंने जीत दर्ज की थी, ये बहुत मायने रखता है। हालांकि चुनाव में कई बार ऐसे भी होते हैं, विशेष करके उपचुनाव में, जहां आंकड़े बहुत कम मायने रखते हैं कि कितने आंकड़े से कौन किसने जीत दर्ज की है। ऐसे में गांडे विधानसभा में पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव थे तो डॉक्टर सरफराज अहमद ने 8,955 वोटों से जीत दर्ज की थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय भाजपा के उम्मीदवार जो हैं वो प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा थे और तीसरे नंबर पर आजसू, जो कि आप पिछले बार जानते हैं कि भाजपा और आजसू में गठबंधन नहीं था, जिस वजह से कहा जा रहा है कि कई जो ऐसे सीटें हैं उसको प्रभावित किया गया। उसमें से गांडे की भी सीट रही, जो कि एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से कह लीजिए वोट आजसू के खेमे में गया। आजसू से जो है अर्जुन बैठा चुनाव लड़ रहे थे। एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि उस समय झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, चूंकि अब वो भाजपा में विलय कर चुकी है, 2019 के विधानसभा चुनाव में जेवीएम ने भी अपने कैंडिडेट को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। दिलीप वर्मा यहाँ से चुनाव लड़े थे और उनको जो वोट मिले हैं वो जरा समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि कितने वोट जो हैं उन्हें मिले थे। गांडे में आजसू उम्मीदवार को 15,361 वोट जो है वो प्राप्त हुए थे। जेवीएम के उम्मीदवार को 8,952 वोट हासिल हुए थे। तो ये जो आंकड़े हैं, जो चूंकि ये दोनों गठबंधन में रहेंगे इस बार, आजसू की बात करें तो 15,361 वोट और जेवीएम की बात करें तो 8,952 वोट। और अगर इन दोनों वोटों के आंकड़ों को अगर हम जोड़ दें, चूंकि जेवीएम भी भाजपा के साथ विलय हो गई है और आजसू भी गठबंधन करेगी, तो ऐसे में जो वोट के आंकड़े हैं वो एक तरीके से जो डॉक्टर सरफराज अहमद ने जिस आंकड़ों के साथ जीत दर्ज किया था वो आंकड़ों से मतलब ज़्यादा है। अगर एक तरीके से कहें तो भाजपा के लिए एक तरीके से ये प्लस पॉइंट कह सकते हैं आप। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो है कल्पना सोरेन के साथ सहानुभूति वोट जो है वो कल्पना सोरेन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में विशेष करके जो आदिवासी समाज के लोग हैं, या यूं कह लीजिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के जो लोग हैं, आम जो लोग हैं जो वोट इस बार करेंगे, वो जो है एक तरीके से सहानुभूति वोट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कई ऐसे नेता हैं, उनका मानना है कि इस बार हम लोग 90,000 पार जो है वो वोट ला सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े इसलिए जानने जरूरी होते हैं चुनाव में, चूंकि उन आंकड़ों से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एक तरीके से समझिए तो 8,952 वोटों के आसपास से डॉक्टर सरफराज अहमद ने यहाँ से चुनाव मैदान में जीता था और अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो कई चीज़ें जो हैं वो उलटफेर की तरह दिखाई देंगी। आजसू गठबंधन में एक तरीके से है और दूसरी और जेवीएम भी जो है वो विलय कर चुकी है। तो ये जो वोट है वो किधर जाएंगे ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन गांडे उपचुनाव में दिलचस्प जो एक तरीके से कह लीजिए कि खेल होना अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी कहानी ये है कि भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि झारखंड राज्य के सबसे बड़े सियासत परिवार से एक तरीके से मुकाबला जब होगा, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की पत्नी जब यहाँ से चुनाव लड़ रही होंगी, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती सच में है कि आखिर किसे अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा जाए। अगर छोटे चेहरे पर भाजपा दाव लगाती है तो हो सकता है भाजपा को मात खानी पड़े, लेकिन अगर भाजपा भी यही चाहेगी कि कोई बड़ा एक तरीके से यहाँ भी उनके टक्कर का एक तरीके समझ लीजिए कि मुकाबला, कड़ा मुकाबला देने वाला कोई ऐसा कोई नेता उनके सामने खड़ा होता है, तब मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है। कई राजनीतिक पंडितों का मानना है
कि कई अभी भाजपा ने एक कार्ड अभी तक नहीं खेला है। अगर वो कार्ड एक तरीके से खेला जाएगा तो हो सकता है भाजपा जो है अपने मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जो है वो होंगे। गांडे विधानसभा के एक तरीके से दौरे पर बूथ स्तरीय सम्मेलन में जब बाबूलाल मरांडी अपने भाषण को एक तरीके से लोगों के बीच रख रहे थे, संवाद कर रहे थे लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इस बार कोडरमा लोकसभा में भी कमल फूल रहेगा, गांडे विधानसभा में भी कमल फूल रहेगा। तो ये जो उनका कहने का अंदाज था कि गांडे विधानसभा भी इस बार हम लोग फतेह कर रहे हैं। शिबू सोरेन के परिवार को कभी भी उत्तरी छोटा नागपुर ने कभी स्वीकार नहीं किया है। उनका वो स्टेटमेंट भी जो है एक तरीके से मायने रखता है। लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरीके से आम लोगों से संवाद करते नजर आई और विशेष करके जो उनके कार्यकर्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन के, उनका जो जोश है कल्पना सोरेन के आने के बाद वो भी जबरदस्त रूप से देखने को मिला। इसके अलावा एक जो दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ भाजपा या यूं कह लीजिए कि एनडीए या फिर महागठबंधन गांडे उपचुनाव में दिखाई देगी, बल्कि एक तरीके से जो जेएलकेएम है यानी जेबी केसेस भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। तो ऐसे में गांडे में एक तरीके से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। गांडे उपचुनाव में क्या कुछ होता है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पहले भी टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उन्होंने भी एक तरीके से घोषणा की है कि गांडे से हमारा आगाज होगा। हालांकि अब लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव में खुद टाइगर जयराम महतो भी हैं, उनके द्वारा जो घोषित जो उम्मीदवार हैं वो भी अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गांडे विधानसभा में भी क्या जेएलकेएम अपने कैंडिडेट को उतार सकती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चूँकि आंकड़े जो कहते हैं वो पिछले रिकॉर्ड के जो आंकड़े रहे हैं उसमें भाजपा और जेएमएम में सीधा एक तरीके से कह लीजिए कि टक्कर रहा है। और इस बार चूंकि भाजपा में आजसू भी शामिल है और जेबीएम भी विलय हो चुकी है, तो भाजपा जो है कहीं ना कहीं अगर देखें वोट के आंकड़ों से तो वो मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बात का कहना कि भाई इस बार हमारे साथ सहानुभूति भी वोट होगा, जो कार्यकर्ता हैं उसमें भी उत्साह है। तो ये जो आंकड़े हैं वो दो लोगों के साथ एक तरीके से सीधा एक तरीके से फाइट कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरी ओर जो है झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है जेएलकेएम से, तो वो उनके भी कैंडिडेट यहाँ हो सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से दिलचस्प मुकाबला कह लीजिए। कुछ अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी आते हैं तो किन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो साफ होती हैं। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि भाई गांडे उपचुनाव भी जो है वो बहुत दिलचस्प मुकाबले की ओर है। लोकसभा के साथ साथ जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहाँ भी गहमागहमी देखने को मिलेगा। तो तमाम ये चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। लेकिन लोग अब चूँकि चुनावी माहौल में अब आज और कल का जो एक तरीके से दिन है वो थोड़ा सा शांत कह सकते हैं, चूँकि होली का त्यौहार है आज, तो लोग होली मना रहे हैं। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे, जो नेता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो होली के साथ साथ चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। शायद इसी वजह से ये रिपोर्ट भी आप लोगों के बीच लाने का मेरा प्रयास था। इस बार का चुनाव बड़ा विशेष है। झारखंड में लोकसभा के साथ गांडे उपचुनाव को लेकर भी हम आपके बीच ये रिपोर्ट रख रहे थे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली खबर में। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।